मेरी अपनी धारणा है कि शायद मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा या पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा संस्कार होगा कि हम नहीं मानते हुए भी गुरुदेव ने कभी छोड़ा नहीं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जो व्यक्तित्व है, इनके साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की असीम कृपा इनके साथ जुड़ी हुई है। जब जर्मनी से ये निमंत्रण हम लोगों को आया तो उन्होंने एक टीम की मांग की कि आप लोगों के तरफ से एक टीम आए तो ज़्यादा अच्छा है, उस टीम के माध्यम से हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। मेरी ऐसी मान्यता है कि चूँकि डॉक्टर साहब के विभिन्न आयामों को इन्होंने समझा नहीं, उनके व्यक्तित्व को परखा नहीं, उनके व्यक्तित्व को पहचाना नहीं, दूर से जैसी उनकी मनसा थी उस मनसा के अनुसार उन्होंने मनगढ़ंत कहानी रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और शायद उन्होंने इसलिए ऐसा करने की बात करी कि हमारे यहाँ के शायद कुछ लोग उनके साथ हो गए, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि मिशन को बदनाम हम करेंगे, तो मिशन की बदनामी से बचने के लिए और मिशन की बदनामी में इनको हम यदि डालेंगे तो इससे दूसरे मिशन को या दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, हम तो देवी देवता के रूप में ही देखते हैं। हम तो यही मानते हैं कि हमारे देवी देवता यही हैं, और ये आभास इसलिए होता है कि उनको चलते फिरते और उनको कई रूपों में हमें देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो कई रूपों में जो देखा है मैंने, उसके देखने के बाद में वो स्वरूप भी देखा है कि जो उनके मुंह से निकला वो हुआ, जैसा उन्होंने कहा वैसा हुआ। और कठिन परिस्थितियों से गढ़ कर के निकालने वाली जो एक जो बात थी वो उनके साथ में थी। वो चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा परिवार का कोई सदस्य हो, सबके लिए मैंने देखा कि सबके लिए उनकी धारणा वही रहती थी। और वो एक दृष्टा के रूप में मैं देखता हूँ, एक दृष्टा थे वो। जैसे एक्सरे मशीन के सामने कोई खड़ा हो जाए तो अंदर की सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं, वो एक्सरे मशीन ही थे वो, कि जाने के बाद उनके पास में ऐसा लगता था कि उनको सब कुछ मालूम हो गया। 1987 की बात है, जब मैं गुरुदेव से मिलने के लिए यहाँ आया, और जब यहाँ से जाने लग गया तो गुरुदेव की आदत क्या थी, जब करनाल में 1978 से मैं करनाल में था, 79 में करनाल में था, तो जब भी मैं जाने की बात करूं तो गुरुदेव कहते थे अभी मत जा, कल चले जाना। कल की बात करूं तो कहते थे परसों चले जाना। तो मुझे ऐसा लगा ना कि पता नहीं ये जब भी कहता हूं तो ये अपनी आप कुछ ना कुछ बातें मिला देते हैं। तो मैंने एक बार गुरुदेव ने कहा कि तो हैदराबाद जा रहा है तो दिल्ली हो तो सीधे हैदराबाद जाना, कहीं मत जाना, सीधा हैदराबाद जाना। मैंने इनकी बात सुन जरूर ली, लेकिन मानी नहीं। हमने कहा इन्होंने कहना था कह दिया, मैं तो जाऊंगा दिल्ली, अपने पुराने मित्र हैं, पुराने मित्र के घर जाऊंगा, मिलूंगा और वहाँ से होके जाऊंगा। मैं ऐसा समझ करके सबसे पहले मैं दिल्ली गया। दिल्ली में हमारे बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गई, और बहुत एक्यूट फूड पॉइजनिंग। उसको लेडी हार्डिंग कॉलेज में उसको एडमिशन उसको कराया। रात में उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले जाइए। रात में लेके हम वापस जा रहे थे जहाँ पर मैं ठहरा था, पूसा इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पर इसको काले रंग की उल्टियाँ होने लग गई बच्चे को। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो हमारे यहाँ डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में पहले कार्यरत थे, वो हमेशा आया करते थे। तो उस समय उनका घर, वो एयरपोर्ट पर डॉक्टर थे, तो उस समय उनका घर पुरानी दिल्ली में था। तो मैं उनके घर लेके चला गया कि डॉक्टर हैं और बेटे की ऐसी हालत है, मैं कहाँ लेके जाऊँ। उनके घर चला गया। उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। देखने के बाद उन्होंने कई डॉक्टरों को बुलाया, और बुलाने के बाद में उन्होंने हमारी टिकट सबसे पहले कैंसिल करा दी कि आप नहीं जा पाएंगे हैदराबाद, अभी आपको यहीं रहना पड़ेगा। और फिर वो उन्होंने सारी व्यवस्था की। फिर उन्होंने कहा भगवान पर भरोसा कीजिए और भगवान को आप याद कीजिए। अब मैं बहुत शर्मिंदा हुआ गुरुदेव के याद करके कि गुरुदेव ने मना किया था कि कहीं मत जाना, सीधे जाना। और मैं सीधे आने के बजाय
मैं दिल्ली में घूमने आ गया और दिल्ली में मिलने आ गया। उसके बाद में मैं डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता के यहाँ मैं करीब 5 दिन रुका। उन्होंने अपने घर में ही रखा, उसका इलाज कराया। फिर वो सारे टिकट बनाने के बाद में फिर हम लोग हैदराबाद की तरफ चले। तो एक घटना आपको मैंने बताया कि नहीं मानने का, उनकी बात नहीं मानने का हमें नतीजा क्या भुगतना पड़ा। यदि उनकी बात को हमने मान लिया होता तो शायद ऐसी बात नहीं होती, लेकिन इतने साधारण तरीके से ये सब बातें होती थी कि हम समझ नहीं पाए और नहीं समझने का ये दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। एक दूसरी बात बताऊं, मैंने हैदराबाद का जिक्र किया तो गुरुदेव की आदत थी, वो अचानक कोई बात कह जाते थे। जैसे जब मुझे हैदराबाद की नौकरी मिली तो उसी समय हमें पंतनगर की नौकरी मिली, पंतनगर में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी मिली, और हैदराबाद में एज ए फैकल्टी मेंबर एक नेशनल इंस्टीट्यूट था, वहाँ नौकरी मिली। तो मैं बड़ा खुशी आया गुरुदेव के पास बताने के लिए, और मैंने कहा गुरुदेव मुझे पंतनगर में नौकरी मिल गई। और फिर मैंने रुक के उनसे बोला कि मुझे हैदराबाद में भी नौकरी मिली। तो जिस तरह से मैंने बोला तो उन्होंने कहा हैदराबाद चला जा। तो मैंने कहा कि मैं तो पंतनगर, मैंने फिर कहा उनसे कि पंतनगर यहाँ से नज़दीक है, वहाँ क्वार्टर भी दे रहे हैं, वहाँ पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं और आने जाने में सुविधा होगी, और हैदराबाद तो काफ़ी दूर है तो पैसा भी कम है वहाँ, ऐसा मैंने करके बोला। तो फिर गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा, मेरा तू हैदराबाद चला जा, हैदराबाद चला जा। तो मैं सोचा कि शायद आज इनका शायद मूड ठीक नहीं है या कहीं कुछ सोच रहे हैं। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं नीचे उतर के आया और हमारे शिव प्रसाद भाई साहब थे। तो भैया को मैंने बोला कि आज गुरुदेव कुछ सुन नहीं रहे, वो ऐसा लग रहा है कुछ सोच रहे हैं और वो पूरी बातें नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात। ऐसा ही मैंने उनको कहा कि मेरी बात नहीं समझ पा रहे, तो आप एक काम कीजिए, आप समझा दीजिए गुरुजी को, आप जाके बता दीजिए कि पंतनगर यहाँ से नज़दीक है और एसोसिएट प्रोफेसर का पोजीशन है, पैसा भी ज़्यादा है और यहाँ से आना जाना संभव हो पाएगा, इसलिए मेरे लिए वो आज्ञा दे दें कि मैं पंतनगर चला जाऊँ। और हैदराबाद में नया नौकरी है, नया डिपार्टमेंट है, नया काम है, सब नया है और पैसा भी कम है, बहुत दूर है यहाँ से, तो आप समझा दीजिए। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो वो गए, ऊपर गए, जितनी जल्दी ऊपर गए उतनी ही जल्दी भाग के नीचे आ गए। बोले अरे तू जल्दी से तू हैदराबाद जाने की तैयारी कर ले, तू हैदराबाद चले। बहुत नाराज़ हो रहे हैं वो जाते ही बोले वो उसको भेज हैदराबाद, अभी भेज, इसी समय भेज, ऐसा करके बोल रहे हैं वो। तो तुम कुछ पूछो पाछो मत किसी से और तुम हैदराबाद चले जाओ। हमने कहा आप एक बार फिर से पूछ लीजिए। बोले नहीं मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा सकता उनके पास पूछने के लिए। तो हमने कहा कि माता जी से आप बात कर लीजिए। तो बोले माता जी से भी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है। मैं बहुत दुखी हुआ, मैं आपको मैं बताऊं, मैं बड़ी गलती हो गई, इनसे ये सब बात कर लिया, इनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, चुपचाप जाता ज्वाइन कर लेता, ज़्यादा अच्छा था। इनसे बात करने के बाद ये फंस गए। अब क्या करूं क्या ना करूं, अब नहीं ज्वाइन करूं तो इनकी बात की अवहेलना होगी। तो ऐसा समझ करके बड़े बुझे मन से, कोई अच्छे मन से नहीं, बड़े बुझे मन से, अनमने ढंग से, और एक तरह से आप यूँ समझें कि ये कहते हुए कि बड़ी गलती हो गई कि आपसे मुलाकात हो गई, अब आइंदे ध्यान रखेंगे, आइंदे इन चीज़ों के लिए आपसे नहीं मिलेंगे, ऐसा मन में बात है। और ऐसा समझ करके मैं हैदराबाद चला गया। मैंने हैदराबाद ज्वाइन किया। हैदराबाद सब चीज़ नया था मेरे लिए, और नया होने के बाद में फिर मैं अब क्या करता, ठीक है जो इन्होंने भेजा, जैसा कहा वैसा। डरते थे कि ये जो कहते हैं नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो ये डर के मारे इनकी जो बात है वो हम करने के लिए एक तरह से बाध्य थे। हम बाध्यता मानते थे और इसीलिए उनकी बात करते थे। हैदराबाद में खैर 4 साल मेरे को हुआ था। 4 साल के बाद एक ऐसा मौका मिला कि नौकरी मुझे मिली लखनऊ में, कानपुर में नौकरी मिली, उसकी हेड ऑफिस लखनऊ थी, चीफ कंसल्टेंट के रूप में। और उसी समय एक दूसरी नौकरी मुझे मिली दिल्ली में। तो फिर वही हाल हुआ, हमने समझा कि लखनऊ वाली नौकरी अच्छी है, बहुत अच्छा है,
और दिल्ली वाली नौकरी वैसी नहीं है। लखनऊ वाली नौकरी में चीफ का एक हाईएस्ट पोजीशंस का था, तो वहाँ पर हमें काम करने की इच्छा थी मेरी। तो मैंने सोचा कि इसमें तो हाँ कर ही देंगे, क्योंकि ये तो नज़दीक वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जिस तरह से बच्चे के तरह से मुझे समझाया, उन्होंने कहा अच्छा तेरे को नौकरी मिल गई है लखनऊ में चीफ, और तेरे को दिल्ली में भी नौकरी मिल गई है, तू कहाँ ज्वाइन करना चाहता है? हमने कहा लखनऊ में गुरुजी ज्वाइन करना चाहता हूँ। लखनऊ का पोजीशन अच्छा है, पैसा अच्छा है और सब अच्छा है, बस वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इस विश्वास के साथ कह रहा था कि तुरंत वो हाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा तू मुझे ये बता, दिल्ली किसकी राजधानी है? हमने कहा भारतवर्ष की। एम्बेसडर कहाँ रहते हैं? हमने कहा भारतवर्ष में, वो दिल्ली में। बोले प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं? हमने कहा दिल्ली में। राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। ऐसे करके पूछ रहे थे वो, जैसे पता नहीं क्या इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा। तो मैं बड़ा अंदर से चिड़चिड़ापन जैसा लग रहा था, क्या पूछ रहे हैं ये पूछने का क्या अर्थ है? फिर कहते हैं अच्छा लखनऊ में कौन रहता है? हमने कहा चीफ मिनिस्टर। बोले राष्ट्रपति की जगह वहाँ कौन होता है? हमने कहा गवर्नर होते हैं। तो हमने उन्होंने कहा अच्छा वहाँ एम्बेसडर भी रहते होंगे? हमने कहा नहीं, एम्बेसडर नहीं रहते हैं। तो बोला बाहर के राष्ट्रपति वगैरह तो आते होंगे वहाँ? हमने कहा नहीं आते, वो कभी कभी आते हैं, वैसे तो दिल्ली आते हैं वो लोग, वहाँ तो नहीं आते। तो बोले अच्छा। फिर बोले कि वो तू अब बता लखनऊ अच्छा है कि दिल्ली अच्छा है? तो मैं समझ नहीं पाया कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, इससे क्या साबित क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो बेटा हमने कहा उसमें जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार तो दिल्ली अच्छा है। तो बेटा दिल्ली आ जा, तो दिल्ली ज्वाइन कर ले। फिर तो लखनऊ की क्या बात है, दिल्ली ज्वाइन कर, दिल्ली ज्वाइन कर। फिर वही बात हो गई, 2 जगह जॉब मिली, जहाँ जाना चाहते थे वहाँ नहीं जा पाए, और उन्होंने फिर वही ऐसा कुछ बता दिया जिससे फिर हमें दिल्ली मुझे आना पड़ा। दिल्ली आने के लिए मेरी बाध्यता हो गई। फिर मैं दिल्ली में आया। फिर भैया को उन्होंने कहा कि इसे रहने की व्यवस्था कर, दिल्ली में, ये हैदराबाद से आ रहा है तो इसके रहने की कहीं व्यवस्था कर दे। और इस तरह से वो व्यवस्था भैया ने की, और सारी व्यवस्थाएं इन्होंने की कि स्टेशन से आएगा, स्टेशन से कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सब व्यवस्था की। लेकिन आज भी मुझे ये बात आती है अंदर से, कभी मैं सोचता भी था, और आज भी आज तो खैर प्रश्न के उत्तर तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन मैं सोचता था कि पता नहीं क्यों गुरुदेव कहाँ तक की बातें सोचते हैं, कहाँ तक की बातें देखते हैं। और उन्होंने कहा उस समय कि तू दिल्ली आएगा, तू जो बनना चाहता है तेरे को बना देंगे बेटा, ये उन्होंने कहा। और आप खुशी होगी कि उन्होंने बना दिया। मैं डायरेक्टर बना, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का डायरेक्टर वहाँ का बना, और दिल्ली में भी डायरेक्टर जनरल बनाया उन्होंने। जहाँ पर मैं काम करता था वो कहते थे मुझे, बोले तू जो बनना चाहता है ना, तू जो करना चाहता है, तेरी जो इच्छा है सब बन जाए, सब हो जाएगा, तो कर ले इस काम को, तो हो जाएगा। ऐसा करके गुरुजी हमेशा बताते थे। हम सोचते थे ये सब लोग के कहने की आदत होती है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसे ये भी कहते हैं। लेकिन जो समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ में जब गहराई से मैंने चिंतन करना शुरू किया, तो फिर मेरे मन में ये बात आई कि वाकई में जो गुरुदेव कहते थे वो पता नहीं कहाँ तक की बात देखते थे, कहाँ तक की बात सोचते थे, ये कहना बड़ा कठिन है। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इतना सिर्फ सोच सकता हूँ कि गुरुदेव एक दृष्टा थे, और दृष्टा के रूप में कुछ इस प्रकार उनकी स्थिति थी, जिस स्थिति में क्षण में वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सिचुएशंस के बारे में, या देश समाज के बारे में वो सोचने की अगाध क्षमता थी, और वो सोच करके उसके अनुसार वो काम किया करते थे। ये बात गहन चिंतन के बाद मुझे समझ में आई, और फिर मैंने उसको ध्यान में रख के मैंने आगे भी काम करना शुरू किया, क्योंकि यही कारण था कि दिल्ली में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे रहते हुए भी जब श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि हम लोग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में हम तुम्हें चाहते हैं, और आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा कहने के लिए वो हमारे घर पे 4:30 बजे सुबह आए,
4:30 पौने 5 बज रहा था। वो बाहर कहीं गए हुए थे। ये 2002 की घटना है। 2002 की बात है जब यूनिवर्सिटी जिस साल बना, और वो बाहर से आ रहे थे। वो 2002 में ये घटना मार्च की है। तो बाहर से आ रहे थे तो सीधे हमारे घर पे आ गए, और घर पे आके उन्होंने बताया कि किसी को उठाना मत, तुम चलो हमारे साथ, जहाँ पर तुम ऑफिस में बैठते हो वहाँ चल के बात कर देंगे। तो वो ले आए, हम जहाँ हमारी ऑफिस थी हमारी गाड़ी में वो बैठे, और मैं खुद ड्राइव करके उनको लेके आया। फिर वहाँ सब कुछ उन्होंने बताया। हमने कहा कि साहब डायरेक्टर जनरल का मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है और मुझे ओथ लेना है सेक्रेटरी के पास जाकर, और मैं कैसे क्या करूँगा। मेरे घर में आकर लोगों ने बुके दे दिया और हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि आप बन गए हैं, और सारी चीज़ों की सब व्यवस्था हो गई। अब अचानक मैं कैसे कहूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमको जो कहना है तुम कहो, लेकिन तुम्हें करना तो यही है। ये बात सदैव डॉक्टर साहब ने उसी तरह से कहा जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे। हमको उनकी भाषा याद आ गई। वो 2-3 बार चीज़ों को रिपीट करते थे। सदैव डॉक्टर साहब ने भी 2-3 बार ही कहा तुम्हें करना तो यही है, और तुम सोचो मत इसके बारे में, जल्दी आ जाओ, और जल्दी आ जाओ, अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ। मुझे ध्यान गुरुजी का आया, और मैंने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव की भाषा ये इस्तेमाल कर रहे, उसी भाषा में और उसी स्टाइल में मुझसे बात कर रहे। ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव का ये आदेश है, और इस आदेश की अवहेलना करना ये हमारे लिए बहुत ख़राब है। हम इसके बारे में सोचें, ये ठीक नहीं है। मैंने घर में सबको बताया। उस समय हमारी बिटिया पढ़ रही थी, बेटा कोई नौकरी की स्थिति में नहीं था, और श्रीमती जी हमारी मुझसे आज तो इस दुनिया में नहीं है, और वो बहुत नाराज़ हुई। वो नाराज़गी उनकी थी कि अभी बच्चे लोग छोटे हैं, कैसे जाओगे, क्या करोगे, ऐसे बहुत सारी बातें। बड़े बेटे की तुमने शादी भी कर दी, उसकी नौकरी भी अच्छी नहीं है, क्या करोगे, कैसे करोगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी छाया थी, मतलब आप यूँ समझें कि हमें उनकी बात, उनके विचार, उनके निर्देश हमें हमेशा जैसे गूंजते रहते थे हमारे मन में, हमारे मन में गूंजते रहते थे। और जो सदैव डॉक्टर साहब ने कहा मेरे मन में बस वही बात आती थी, जो उन्होंने कहा वही घूम के आती थी कि तुम्हें आना है, तुम्हें ये काम करना है, और ऐसा है, ये यूनिवर्सिटी है, और ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करते थे, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, ये सारी बातें करते थे। और कहते थे तुम आ जाओ, थोड़े समय के लिए आ जाओ, थोड़े समय के लिए आ जाओ तुम। जब मैंने बताया कि मेरी परिस्थितियाँ सदैव डॉक्टर साहब ऐसी है, मेरी परिस्थितियाँ अभी तो भाड़े के मकान में है, 1 साल बच्चे नहीं जा सकते, हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन उस समय बस सबकी इच्छाओं को एक ताखे पर रखकर, चूँकि वो गुरुदेव के शब्द थे और गुरुदेव की वाणी मेरे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती थी, हमने किसी की कोई बात नहीं सुनी। मैं तो बस सीधा आ गया, मेरे पास में जो भी पैजामा कुर्ता और जो एक दो धोती और कुर्ते थे, बस वही लेके आ गया। भैया का यहाँ पर धोती वोती मैंने भैया से लिए, और मैंने कहा कि बस ठीक है, अब जैसा भी है, जो भी है, अब इसी को अब मैं पूरा करूँगा, चाहे जैसे भी पूरा करूँ, जिस तरह से भी इसको करने का प्रयास करूँ, करने का प्रयास तो ज़रूर करूँगा। और इस तरह से मैं आया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये रही कि परम पूज्य गुरुदेव ने इसका इशारा मुझे 1978 से देना शुरू कर दिया था। सदैव डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात होती रहती थी, और उस समय हम लोगों को मैं दिल्ली में भी था, तो दिल्ली में वो सदैव डॉक्टर साहब आते थे और वो हमारे कमरे में रुके, और वो हम लोग दोनों हम मिलकर, मतलब आज तो उसकी बात सोच करके आश्चर्य लगता है कि शायद उनको भी हमने उस समय नहीं पहचाना। वो साथ में मिलकर हम लोग इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट परचेज़ करने के लिए जाया करते थे। और सदैव और अपने परम पूज्य गुरुदेव जब हम लोग लौट के आए तो सदैव डॉक्टर साहब उनको बताया करते थे कि हम लोगों ने क्या परचेज़ किया, कैसे किया। इसकी पूरी रूपरेखा
वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की बात गुरुदेव किया करते थे और उन्होंने एक वर्कशॉप आयोजित किया था 80s में, अब एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं आ रहा है। वो था, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे और वो वैज्ञानिक लोगों से उन्होंने दो सेंटेंस कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसके बारे में चिंतन करने के लिए कहा और चिंतन करके बताने के लिए कहा कि आप लोगों की इसमें क्या राय है। और इसको अंत में उन्होंने जो कंक्लूड किया था, वो कंक्लूशन उनका था कि वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के द्वारा ये सभी कुछ संभव है। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब को ये जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी थी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इसको इस पर गहन चिंतन किया और चिंतन का परिणाम ऐसा हुआ कि ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता 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 एक बड़े आकार का वृक्ष जैसे बनता है वैसे बनता हुआ चला गया। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की वाणी, परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश, परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन और उनके जो शब्द थे, और मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी अपनी धारणा है कि शायद मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा या पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा संस्कार होगा कि हम नहीं मानते हुए भी गुरुदेव ने कभी छोड़ा नहीं। वो जैसे घसीटना कहते हैं, वो घसीटते हुए साथ रखते हुए, हमने नहीं माना, हम भागना चाहे पकड़ के ले आए, फिर वो रखा, फिर एक रास्ते पर चलाए, दूसरे रास्ते पर, मतलब वो किसी न किसी रूप में वो साथ में रखने का जो उन्होंने प्रयत्न किया और जो दिशा निर्देश दी, जिस तरह से वो साथ में रख के आगे बढ़ते गए, वो आज महसूस करता हूँ। ट्रेनिंग भी परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ऐसी हुआ करती थी कि जो करना है उसको और भी कहीं यदि कर सकते हो तो कर लो, फिर यहाँ इस काम को करो, उसमें जो रिफाइनमेंट काम करना है वो रिफाइन करने का वो प्रयत्न करो। तो हम लोग ऐसे इस तरह से जुड़े रहे और इस तरह से किसी न किसी रूप में काम करते रहे। जब भी आए तो जितने भी समय रहे उतने समय डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलते थे, उनके साथ ज़रूर बैठते थे और उनके साथ बैठ कर के पहले चाय पीते थे, बाद में प्रज्ञा पीने लग गए तो हम लोग भी प्रज्ञा उनके साथ पीने लग गए। तो उस समय की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी, वो जैसा परम पूज्य गुरुदेव के साथ हुआ वैसे डॉक्टर साहब के साथ भी हुआ कि डॉक्टर साहब को हम लोग वैसे ही समझते थे कि ठीक है वो डॉक्टर हैं, वैसे ही समझ के डॉक्टर साहब कोई लेखक बन जाएंगे, कोई पुस्तकें लिखेंगे, कोई जो आज उनका स्वरूप है उस स्वरूप में कभी दिखेंगे, इसकी कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की। इसकी कल्पना जिस समय आए थे, क्योंकि उस समय उनको बूशर्ट में और उनको पैंट में, फुल पैंट में देखा था और बहुत हैंडसम पर्सनालिटी थी, कहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आज भी हीरो है, उस समय भी हीरो लगते थे। तो उस समय की स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी थी श्रद्धेय डॉक्टर साहब की कि हम लोग सोच नहीं पाए इनके आने वाले समय के रोल, जो आज का रोल है वो समझना हम लोग के बस में नहीं थी। और शायद यही कारण था कि मुझे समझने में मेरे पास में वो आए, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के लाए, ये सब कुछ हुआ मेरे साथ। लेकिन फिर भी मेरी समझ में विश्वविद्यालय में भी मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को समझ नहीं पाया। मेरी जिद के आगे मैं यूँ कहूँ कि वो झुक जाते थे। मैं कहूँ नहीं साहब इसको ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। तो कहता अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम कर लो। और हर बार जब उनका कहना नहीं माना मैंने, तब मैंने पाया कि कुछ न कुछ अनिष्ट हुआ, कुछ न कुछ गलत हुआ। और एक समय ऐसा आ गया जब मैं डरने लग गया, जैसे गुरुदेव माता जी से डरता था, मैं डॉक्टर साहब से भी डरने लग गया कि भाई इनकी बात मान लो, नहीं समझ में आए तब भी इनकी बात मान लो, लेकिन मतलब इनकी बात को हट करके आप कोई बात मत करो। मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जबकि हमने डॉक्टर साहब की बात नहीं मानी और उन्होंने भी कह दिया कि अच्छा ठीक है, तुमको जैसा मन में आता है तुम ऐसा कर लो। बाद में मेरे कुछ नोट्स भी पढ़े होंगे जो मैंने डॉक्टर साहब को लिखे। मैंने लिखे कि चूँकि आपकी बात से, आपके विचारों से मैं इस काम के लिए सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आप कह रहे हैं तो मैं इसको ज़रूर करूँगा। मैंने ये डर से लिखा। मैंने डर क्या था, डर यही था कि ये इनके मुँह से जो निकल जाता है हो जाता है। तो ऐसा भला यही है मेरा कि जो कह रहे हैं चुपचाप मान लो। पहले नहीं माना मैंने, पहले कई बार इनकी बात को मानने से मैंने इनकार कर दिया। मैंने अपने मन की बात की, जैसा मेरा मन आता था वैसा मैंने किया। और अंत में मैंने
मैंने महसूस किया कि जो मैंने किया वो गलत किया, इनकी बात को हमको मान लेना चाहिए। तो सदर डॉक्टर साहब की भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही थी, और उसको उस रूप में कभी समझने का बाद में, जब विश्वविद्यालय में आने के बाद में मैं इतना तो मैं समझ गया कि इनसे वाद विवाद करना और इनके विरुद्ध में काम करना, इनकी इच्छा के विरुद्ध में काम करना, ये ठीक नहीं है। ये मेरे दिमाग में बात आ गई और मैंने लोगों को भी कहना शुरू कर दिया, अपने यहाँ के लोगों को। हमने कहा देखो डॉक्टर साहब कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कहते हैं बस उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके सपने, विश्वविद्यालय पूरा उनका मूर्त रूप है, उनके सपने का मूर्त रूप है। परम पूज्य गुरुदेव की कल्पना विश्वविद्यालय है, लेकिन उसका मूर्त रूप देने में श्रद्धेय डॉक्टर साहब का है। जितने तरह के सजावट या जो चीज़ें आप विश्वविद्यालय में देखते हैं, वो सारे चीज़ों में श्रद्धेय डॉक्टर साहब का ही हाथ है। वो ज्ञान मिश्रा जी के जो उद्यान लगाने वाले थे, उद्यान जिन्होंने लगाया, जिनके कारण विश्वविद्यालय की पूरी सुंदरता अब हम सबों को दिखाई देती है, उनको गाइड करना और उनको बताना कि क्या करना है। आप ये सोचिए कि आज जो विश्वविद्यालय बागवानी के मामले में जो हम देखते हैं, हरा भरा जो हम देखते हैं, इसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब की भूमिका रही। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने सब कुछ बताया और उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़े। लोग नहीं मानते थे, लोगों के दिमाग में ये था कि ये पता नहीं हॉर्टिकल्चर के बारे में कितना जानते होंगे। ज्ञान मिश्रा जी समझते थे कि हॉर्टिकल्चर के बारे में सब कुछ उन्हीं को आता है, लेकिन वो आज जो स्वरूप आपको दिखता है विश्वविद्यालय का, उसमें हरा भरापन जो दिखता है और जो कुछ भी उसकी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, ये श्रद्धेय डॉक्टर साहब की देन है। और हम लोग इसको नहीं समझ पाए थे। बाद में हम लोग विवाद में नहीं पड़े, बाद में हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो डॉक्टर साहब, हम लोग कहते थे कि सर ये भवन बेकार बना रहे हैं, यहाँ पर ये मत कराइए, यहाँ मत कराइए, वहाँ मत कराइए। तो वो उनकी बात हम लोग नहीं समझ पाए, डॉक्टर साहब की वो बात हम लोग नहीं समझ पाए कि वो कहाँ तक देख रहे हैं, कहाँ तक वो सोच रहे हैं, वो बात हम लोग समझ नहीं पाए। तो मेरा अपना अनुभव डॉक्टर साहब के प्रति तो यही रहा कि मित्रता का जो भाव था, मित्रता के भाव के कारण उनके बहुत सारे चीज़ों को समझना हमारे लिए मुश्किल हो गया। लेकिन बाद में हम लोग समझे और बाद में समझने के बाद ऐसा लगा कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जो व्यक्तित्व है, इनके साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की असीम कृपा इनके साथ जुड़ी हुई है। और उसके बाद में हम लोग, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि उसके बाद तो मैं तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बात नहीं कर, जो वो कह दिए बस उसको मान करके आगे बढ़ना, यही मैंने अपना कर्तव्य समझा। वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग विश्वविद्यालय में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे और श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ये प्रेरणा थी और उनका मार्गदर्शन था कि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का एक अलग से न तो सिर्फ विभाग ही बना, बल्कि वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का एक पूरा कोर्स बना और यह सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी था वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के विषय में जानना, उसके बारे में पढ़ना और उसे अपने चिंतन में समाहित करना। इसलिए इस संबंध में अनेकों तरह के प्रयास, मैं कह सकता हूँ एक सार्थक प्रयास विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। इससे प्रभावित होकर कई देशों के प्रतिनिधि हम लोगों के साथ जुड़े, जिसमें प्रमुखता से सबसे पहले जर्मनी से हमारे बीच में जर्मन के वैदिक एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स और उनके अन्य लोग जो हमारे साथ में जुड़े थे। अभी फ़िलहाल उनके पूरे नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। वो हमारे बीच न सिर्फ जुड़े, बल्कि सारी बातों को देखने के बाद वो विश्वविद्यालय आए। विश्वविद्यालय में उनसे गहन चर्चा हुई और चर्चा के बाद में उन लोगों ने अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का बात आप कर रहे हैं, हम लोग उस दिशा में कुछ रिसर्च का प्रयत्न कर रहे हैं और आप लोग यदि आना चाहें
और तो हम लोगों का सहर्ष निमंत्रण स्वीकार करें और कृपया वहाँ पधारने का प्रयत्न करें। हम लोग वहाँ पर वैज्ञानिक आध्यात्मवाद और चेतना विज्ञान से संबंधित जो वैज्ञानिक जुड़े हैं, हम सबों के बीच आपकी मीटिंग रखना चाहते हैं और आपका एक उद्बोधन रखना चाहते हैं, और इसके साथ अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ में हम चर्चा रखना चाहते हैं। इस बात को श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया और डॉक्टर साहब की मंशा थी कि वास्तव में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का प्रचार जरूर हो और उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है हम करने का प्रयत्न करें। यहाँ पर ये बताना समाचीन होगा कि वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का जब ये बात शुरू हुई तो हमारे यहाँ हमारी एक स्टूडेंट शांभवी जी थी। वो शांभवी सबसे पहले उसने पीएचडी किया इसी विभाग के द्वारा। डॉक्टर शांभवी के नाम से हम उनको आज जानते हैं, जिन्होंने बहुत ही एक उपयोगी विषय को रखते हुए, सामने रखते हुए वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को प्रतिपादित किया। और वो वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की विभागाध्यक्ष, एक तरह से कोऑर्डिनेटर्स, हम लोग पहले कोऑर्डिनेटर कहते थे, लेकिन विभागाध्यक्ष के रूप में वह यहाँ कार्यरत थी। जब जर्मनी से ये निमंत्रण हम लोगों को आया तो उन्होंने एक टीम की मांग की कि आप लोगों की तरफ से एक टीम आए तो ज़्यादा अच्छा है। उस टीम के माध्यम से हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। उस टीम में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की कोऑर्डिनेटर्स के रूप में डॉक्टर शांभवी, और चूँकि उस सारे कार्यों के बीच में मैं सम्मिलित था और सबसे चर्चा करने के साथ मैं भी उसमें सम्मिलित था, तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं। और चूँकि वहाँ पर सब कुछ, सारे कार्य इंग्लिश में सब संपन्न होने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे रहने से कुछ ज़्यादा सुविधा होगी। और वो चाहते भी थे कि विश्वविद्यालय की पूरी रूपरेखा अच्छी तरह से विभिन्न स्टेजेस पर उसको शामिल किया जाए और उसको प्रस्तुत किया जाए। तो डॉक्टर साहब की मंशा ये थी कि वो बैठें ज़रूर, लेकिन हम लोग उन चीज़ों की चर्चा करें और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर डॉक्टर साहब उनको उसमें सप्लीमेंट करें या उसमें कुछ जोड़ने की बात हो तो जोड़ने का काम करें। और यही उनकी शिक्षण देने की प्रणाली भी थी। हम लोग को एम्पावर करने का प्रणाली भी ऐसा ही उन्होंने रखा था। और इस नाते हम लोग गए तो कई जगह उन्होंने ये सुअवसर हम लोगों को प्रदान किया, जिसमें मैं और डॉक्टर शांभवी हम लोगों ने वहाँ प्रेजेंटेशन दिए, हम लोगों ने चर्चा में पार्टिसिपेट किया और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के प्रेजेंस में ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर साहब की चर्चा एक अलग लेवल पर होती थी और डॉक्टर साहब की मीटिंग एक अलग लेवल पर होती थी, हम लोगों की मीटिंग एक दूसरे लेवल पर होती थी। और इस तरह से हम लोग उसमें काफ़ी व्यस्तता वाला कार्यक्रम, वो कार्यक्रम 1 सप्ताह का लगभग कार्यक्रम था, लेकिन वो कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हम सम्मिलित होते चले गए। हम लोग यहाँ से जब पहुँचे तो मैंने पहले भी बताया कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने होटल और मंदिर, ये दोनों में से उन्होंने चयन किया कि नहीं, मंदिर में रहना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था, बहुत ही सुंदर प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई थी। एक बड़ा सा हॉल था और मात्र वहाँ पर 2 कमरे थे। तो एक कमरे में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, एक कमरे में मैं रुका और डॉक्टर शांभवी के लिए अलग से होटल में व्यवस्था की गई। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर रहे और सबके क्रियाकलाप अलग अलग ढंग से वहाँ पर आयोजित किए गए। कई ऐसे समय आए जब हम तीनों अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त होते थे और कई ऐसे समय आए जब हम सब लोग एक साथ में कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। तो इस तरह से व्यवस्था के रूप में हम दोनों ने मिलकर के समुचित व्यवस्था की, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे चांसलर थे, तो ऑब्वियसली छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की थी और हम लोगों ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जैसे उनके कार्यक्रम के पहले जो कुछ भी कहना था, जो कुछ भी बताना होता था विश्वविद्यालय के बारे में और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के बारे में, वो बताने का काम मैं और डॉक्टर शांभवी हम दोनों उसको किया करते थे। और इस तरह से वो जो ट्रिप था
वो उस ट्रिप में हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि हम लोग सीधे वैज्ञानिकों से जुड़ पाए, क्योंकि हम उनके लैब में हमें जाने का मौका मिला जो वो जाने नहीं देते सभी व्यक्तियों को। चूँकि ये स्पेशल डेलीगेशन था और स्पेशल इनविटेशन पर हम लोग वहाँ पर गए थे, इसलिए हम लोगों को अपने लैब में उन्होंने बुलाया और लैब में मीटिंग की। लैब के बाहर उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में अन्य लोगों के साथ में हम लोगों की मीटिंग हुई और अन्य जगहों पर हम लोग को ले जाया गया। इसके अलावा गायत्री परिवार के अपने कुछ कार्यक्रम थे मंदिर में, वो मंदिरों के कार्यक्रम में भी हम लोग सब लोग सम्मिलित हुए और हम लोग के अलग अलग कार्य बटे हुए थे। उस कार्य को बखूबी हम लोगों ने पूरा किया। हमें अत्यंत दुख है और बहुत पीड़ा होती है जब कुछ ऐसे पोस्ट मुझे देखने को मिले जिस पोस्ट पर लोगों ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के ऊपर चारित्रिक लांछन लगाने की बात कही और उस तरह से ऐसे तरीके से बात कही जैसे ऐसा लगता हो कि डॉक्टर साहब के बहुत करीब रहे। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर साहब को नज़दीक से बिल्कुल नहीं जानते थे, न उनका डॉक्टर साहब से बिल्कुल नज़दीक का कोई परिचय रहा है। वो एक कार्यकर्ता के रूप में थे और कार्यकर्ता के रूप में जैसे सब लोग जानते हैं वैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब को जानते हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि चूँकि डॉक्टर साहब के विभिन्न आयामों को इन्होंने समझा नहीं, उनके व्यक्तित्व को परखा नहीं, उनके व्यक्तित्व को पहचाना नहीं, दूर से जैसी उनकी मनसा थी उस मनसा के अनुसार उन्होंने मनगढ़ंत कहानी रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और शायद उन्होंने इसलिए ऐसा करने की बात करी कि हमारे यहाँ के शायद कुछ लोग उनके साथ हो गए, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि मिशन को बदनाम हम करेंगे, तो मिशन की बदनामी से बचने के लिए और मिशन की बदनामी में इनको हम यदि डालेंगे तो इससे दूसरे मिशन को या दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इस फ़ायदे की बात को समझ करके उन लोगों ने ये प्रपंच रचा और इस तरह का षड्यंत्र, इसे हम षड्यंत्र कहेंगे, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचने का काम किया, जो एक बड़ी दुखद घटना है। और शायद उन्होंने सोचा कि इससे मिशन का जो प्रभाव है कम हो जाएगा या मिशन की गतिविधियां कम हो जाएंगी या मिशन में आने जाने के वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। लेकिन हमें बताते हुए हर्ष है कि यदि आप रिकॉर्ड भी आके देख लें शांति कुंज में तो आपको ऐसा लगेगा कि मिशन में आने वालों की कोई कमी नहीं रही, मिशन की गतिविधियों में कोई चीज़ की कटौती नहीं हुई और किसी प्रकार का कोई ऐसी बात उभर के सामने नहीं आई जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि मिशन उस प्रगति के मार्ग पर नहीं बढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं साबित। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके कहने का कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसकी बात को अनसुनी कर दी और लोगों ने यह समझा कि ये बेकार और फालतू बातें हैं और इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत कुछ हो सकता था यदि एक बार भी एक छोटा सा इशारा शांति कुंज से मिल गया होता तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता था। लेकिन सब जगह से यही बात आई कि नहीं, ऐसे लोग दुनिया के हर कोने में होते हैं, आप लोगों को इससे घबराना नहीं और डरना नहीं। सच को आँच नहीं आती, इसलिए सच से घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब के बारे में जो भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं, इसका सच सब लोगों के सामने आएगा और आप सब लोग इसे देखेंगे। आप लोग न उत्तेजित हो, न इसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचें। हम लोग बुझे मन से और दबे मन से हम लोग शांत बैठे रहे और शांत बैठ के देखते रहे और उसका परिणाम अभी सामने है सबके। जब हमें ये मालूम हुआ कि इस तरह के जितनी भी तरह के इंक्वायरी की गई, सभी इंक्वायरी में ये स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि जितनी बातें थी वो मनगढ़ंत बातें थी। जिसने ये आरोप लगाया था, जिसके कारण मनमोहन और उसके साथियों ने जो ये सारी बातें की थी, वो खुद महिला ने स्वीकार किया कि ये सब उनसे कहलवाया गया है, ये उन्होंने अपने मन से नहीं कहा है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि वास्तव में ये कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था और इस षड्यंत्र में उस महिला के साथ में जितनी बातें कही गई थी सब वो षड्यंत्र का एक भाग था। इसलिए स्पष्ट रूप से ये लोगों के सामने आ गया और इसको हर तरह से देखा जा सकता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इसको एक लॉफुल दृष्टिकोण से, कोर्ट के माध्यम से
जो बातें सब सामने आई उसके आधार पर, साक्ष्य जो हमारे सामने हैं उसके आधार पर, किसी भी बातों को सामने रखकर यदि हम देखना चाहें तो ये स्पष्टतया ये बात लागू होती है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में कुछ लोग शामिल थे, जिन लोगों के कारण मिशन में थोड़ी ज़रूर खलबली मची, लेकिन मिशन में उन लोगों के द्वारा खलबली मचाई गई जो न तो मिशन से पूर्णतः परिचित थे, न पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को जिन्होंने समझा था, न तो डॉक्टर साहब और सदैव जी को समझने का प्रयत्न किया था। उन लोगों के माध्यम से थोड़ी सी इधर उधर सुगबुगाहट जैसी बातें हुई, लेकिन वो सब बातें अपने आप समाप्त होती चली गई। ये ईश्वर की अनुकंपा हम मानते हैं और संभवतः परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा है, जिनके माध्यम से ये सारे जो लांछन लगाए गए थे, ये सब लांछनों का उचित उत्तर सभी को मिल पाया और हम लोग इससे बरी हो पाए और उससे अधिक तेज़ी से हम आगे बढ़ पाए। सबसे प्रसन्नता की बात है कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक किसी भी दृष्टिकोण से कोई असर उनके ऊपर किसी भी रूप में दिखाई नहीं पड़ा। वो पूर्वतः अपने कार्य में लगे रहे और वो कार्य आज भी अनवरत तरीके से वो कार्य उनके माध्यम से चल रहा है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।